The discovery and the use of scientific reasoning by Galileo was one of the most important achievements in the history of human thought and marks the real beginning of physics. एल्बर्ट आइंस्टाइन के गैलीलियो गैलीली के लिए कहे गए स्टेटमेंट के पीछे की वजह थी गैलीलियो के 300 साल आगे की सोच। आइजैक न्यूटन, जिन्हें क्लासिकल डायनामिक्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन का फादर कहा जाता है, जिन्होंने कैलकुलस बनाई, जिसने लॉस ऑफ मोशन दिए, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया, उनसे भी कई पहले एक जीनियस हुआ करता था जिसका नाम था गैलीलियो गैलीली। तो मोशन के मैकेनिक्स में ऐसा क्या था जो सिर्फ गैलीलियो गैलीली ने देखा और आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा? तो वो था द रिलेटिव मोशन। ये वही रिलेटिव मोशन है जिसने कहीं ना कहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस बनाया है। तो अब ये रिलेटिव मोशन क्या होता है? तो देखिए, गैलीलियो जिस टाइम पे अपनी रिसर्च कर रहे थे तो वो हर वो चीज़ जिसके अंदर मोशन है उसको वो ऑब्जर्व किया करते थे, चाहे वो लटकता हुआ झूमर हो, चाहे वो बहता हुआ पानी हो, चलता हुआ इंसान हो, चलती हुई रेलगाड़ी हो, उड़ती हुई चिड़िया हो, या कुछ भी हो, उस सब को वो ऑब्जर्व किया करते थे। इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस के बीच में एक दिन गैलीलियो ने एक कमाल की ऑब्जर्वेशन की। वो ये थी कि अगर एक घुड़सवार एक घोड़े पे बैठा हुआ है और घोड़ा एक स्पीड से दौड़ रहा है, और अगर घुड़सवार अपने हाथ में कोई चीज़ रखता है और वो चीज़ उछालता है, तो हम देखते हैं कि वो चीज़ दोबारा उसके हाथ में आ जाती है। तो ऐसे में अगर उस चीज़ की जो वेलोसिटी है उसको नापना हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब ये सिंपल मोशन की तरह नहीं था कि उसका मोशन भी घोड़े के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ घुड़सवार और घोड़े से बिल्कुल अलग हो जाती है, यानी कि उसका फ्रेम बदल जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन ने कहीं ना कहीं गैलीलियो की रातों की नींदें उड़ा दी। लेकिन गैलीलियो भी बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने इसे कुछ इस तरीके से समझा कि अगर एक आदमी है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उसके हाथ में कोई चीज़ है और वो उसे उछालता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो मोशन है वो हमें एक पैराबोला की तरह नज़र आता है, कुछ इस तरीके से। गौर से देखने पे पता चलता है कि इसने एक पैराबोलिक पाथ क्रॉस किया है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को उस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, यानी कि वो आदमी अगर आप मान लो कि खुद हो, तो वो चीज़ आपको कुछ इस तरीके से जाती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब उसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स के हिसाब से उस चीज़ का पाथ बदल गया। तो यहाँ से उन्होंने डिफाइन किया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर कोई स्टेशनरी फ्रेम में खड़ा हुआ आदमी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए पाथ पैराबोलिक है, और अगर वही आदमी जो है मोशन में है उसके लिए वो पाथ बिल्कुल सीधा है। तो गैलीलियो ने एक हाइपोथेसिस बनाई कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पाथ अलग अलग है, तो डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। उसको पता करने के लिए गैलीलियो ने दो फ्रेम्स माने। एक वो फ्रेम जिसके अंदर एक आदमी स्टेशनरी खड़ा रहेगा, जिसको एस फ्रेम कहा जाएगा, और एक वो फ्रेम जो कि चलेगा, जिसको प्राइम कहा जाएगा, जो कि मूविंग फ्रेम है। राइट। अब होगा क्या कि जो चीज़ है, मान लीजिए कि वो यहाँ है पी पॉइंट के ऊपर, तो अगर स्टेशनरी वाला आदमी अपने ओरिजिन से इसको नापने जाएगा तो उसके हिसाब से चीज़ की जो पोजीशन है वो ये है आर वेक्टर। वहीं मूविंग फ्रेम वाले आदमी के ओरिजिन से अगर चीज़ को नापें तो वो ये होगी ये वाला आर प्राइम वेक्टर। राइट। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन दिखा रहा है, ये भी पोजीशन दिखा रहा है, दोनों फ्रेम्स के हिसाब से। अब ये चीज़ आपको जानी पहचानी लगेगी कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये निकल के आता है। राइट। अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा, वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे इस वेक्टर की वैल्यू है आर वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू है आर प्राइम वेक्टर, इस नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, पहले ये जो फ्रेम था एस प्राइम, ये इस एस पर ही मौजूद था, लेकिन चूंकि ये मूविंग है तो ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आया है, और उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट पी यहाँ पर है और स्टेशनरी वाले के हिसाब से यहाँ पर है। तो इस समय हम लोग मान लेते हैं कि इस एस प्राइम वेक्टर की वेलोसिटी होगी v नॉट, और ये t टाइम तक मोशन करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने t टाइम तक मोशन किया और उस समय इसकी वेलोसिटी थी v नॉट। तो इसका मतलब r वेक्टर इज इक्वल्स टू में v नॉट वेक्टर t प्लस r प्राइम वेक्टर। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई आदमी अगर स्टेशनरी फ्रेम के अंदर खड़ा हुआ है तो उसके लिए उस चीज़ की पोजीशन ये होगी कि भाई जो फ्रेम है वो v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है t टाइम के लिए, ठीक है, और उसकी पोजीशन में ये चेंज आया है आर प्राइम वेक्टर। इसी से आप आर प्राइम वेक्टर की जो है वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि आर वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर टी। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये बता रही है कि अगर आप मूविंग फ्रेम में खड़े हो स्टेशनरी के बजाय, तो आपके लिए जो चीज़ की पोजीशन होगी वो ये होगी, यानी कि यहाँ कुछ निकल के आएगी ऐसी। अब गैलीलियो को क्या पता करना था? उन्हें ये पता करना था कि जो चीज़ उस चलते हुए फ्रेम के अंदर उछाली गई है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए पहले उन्होंने ये सोचा कि मैं एक बार मूविंग फ्रेम में जाके देखता हूँ, मूविंग फ्रेम में उस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मान लेंगे वी प्राइम, ठीक है। वी प्राइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन में डी टी। कैसे लिखा, पोजीशन अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, हमको पता है, ठीक है। तो इस आर प्राइम वेक्टर की जो मैंने वैल्यू निकाली है, इसका मुझे ये कर देना है, डिफ्रेंसिएशन कर देना है। तो इसको मैं डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ, माइनस वी नॉट वेक्टर टी है, तो डी टी से हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है तो टी तो हट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वी नॉट रह जाएगा, ठीक है। और इस डी आर अपॉन में डी टी को आप क्या लिख सकते हो, वी वेक्टर लिख सकते हो। तो यानी कि वी प्राइम इज इक्वल्स टू में वी वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर। अब ज़रा ध्यान से समझिए कि ये वी नॉट वेक्टर क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे फ्रेम मोशन कर रहा था, ठीक है। ये वी प्राइम वेक्टर क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा जब आप उसमें मूविंग फ्रेम के अंदर हो। और ये v वेक्टर क्या है, ये v वेक्टर है वो वेलोसिटी जब आप स्टेशनरी फ्रेम में खड़े हो और मूविंग फ्रेम में कोई आदमी इस चीज़ को उछाल रहा है तो उसकी वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो v वेक्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, v वेक्टर इज इक्वल्स टू में v प्राइम वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर। तो गैलीलियो ने ये बताया कि जब आप बाहर खड़े हुए हो, स्टेशनरी फ्रेम में खड़े हुए हो और कोई आदमी कोई चीज़ उछाल रहा है, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जब आप उस पर्टिकुलर आदमी की वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जोड़ दोगे। और आसान वर्ड्स में मैं बताऊं कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हो और एक बस चलती हुई जा रही है जो कि 35 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से मोशन कर रही है। उसमें एक आदमी है, वो भी 35 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से मोशन करेगा क्योंकि वो बस में है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि अपनी जेब से एक बॉल निकालता है जिसे वो 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है बस में आगे की तरफ। तो उस समय उस बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 35 इस व्हीकल की और 10 बॉल की, यानी कि 45 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन जो आदमी बस में बैठा हुआ है उस आदमी के लिए उस बॉल की स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी। तो इसका मतलब उसके लिए वेलोसिटी अलग, आपके लिए वेलोसिटी अलग। इसीलिए गैलीलियो ने इसको नाम दिया गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन।